हेलो, जय बाबा स्वामी। अ, मैं पूर्वा कुलकर्णी हूँ और आज हम पावर ऑफ चित्त, थॉटलेसनेस और मेडिटेशन के ऊपर लेक्चर लेने वाली हूँ। और मेरे साथ वीणा मैम है और विपुल सर है। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, जय बाबा स्वामी। सभी को जय आत्मेश्वर, जय बाबा स्वामी। आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग की इस अविरत गंगा जो चल रही है उसमें डुबकी लगाने के लिए। और हमारा जो एक चैप्टर खत्म हो गया, बाद में दूसरा जो हमारा चैप्टर है योग विथ सोल, तो उसकी एक कड़ी हमने लास्ट संडे देखी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेल्फ रिफ्लेक्शन, दोहरी विंडो के बारे में काफी कुछ देखा था। मास्क, ब्लाइंड स्पॉट, स्पिरिचुअल फिटनेस क्या है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, काफी कुछ हमने उसमें सीखा था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे साथ पूर्वा कुलकर्णी जी है, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हम ज्यादा अपने डीप में जाएंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा जो कॉमन इंस्ट्रक्शन है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे हम सभी सेशन में करते हैं वैसे ही, कि हमें बीच में कोई क्वेश्चन अराइज नहीं करना है या फिर कोई भी सजेशन है वो ड्यूरिंग द सेशन नहीं करेंगे। उसके लिए हमने लास्ट जो 30 मिनट है उसका टाइम स्लॉट फिक्स किया हुआ है। तो आपका जो भी कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी अपडेट देना चाहते हैं या किस तरीके से अच्छा हो या क्या जोड़ना चाहिए, क्या कटना चाहिए, तो आप बाद में लास्ट हाफ एन आवर में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस पूरे सेशन को हम इंटरेक्टिव बनाएंगे। हमारे जो सेशन स्पीकर है जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उत्साह से हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप याद रखना कि वो थोड़ा शॉर्ट में हो, तो कि काफी लोगों को हम एकोमोडेट कर सके। ठीक है। तो हम इंटरेक्टिंग सेशन पूरा रखेंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर है उसका योग विद सोल के अंदर आई एम ऑडिबल। ओके। और सब अपना माइक है वो म्यूट रखेंगे। ओके, थैंक यू। तो इसी कड़ी के अंदर आज का हमारा जो सेशन है वो है चित्त। चित्त क्या है, पावर ऑफ चित्त देखेंगे, ध्यान क्या है, थॉटलेसनेस क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के हम सेशन का जो स्पीकर है उसका मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे सेशन के जो लीडर है, सेशन है आज लेने वाले, उसका नाम है पूर्वा कुलकर्णी जी, जो हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने एमटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन, राइट? हाँ। तो एमटेक किया हुआ है और हिमालयन समर्पण ध्यान योग में वो 2009 से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ में वो युवा आचार्य भी रह चुकी है। और अभी अभी वो बाल शिविर लेती है। हम सब जानते हैं कि बाल शिविरों का भी बहुत बड़ा योगदान इस समय हो रहा है। तो उन्होंने उसमें भी काफी योगदान दिया हुआ है। साथ में वो मल्टी टैलेंटेड है, ड्राइंग, डांसिंग वगैरह सब। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हमारे साथ है। और बच्चों के लिए काफी सारे गुरु कार्य किए हैं। तो हम अच्छे बच्चे बन के आज हम सेशन अटेंड करेंगे और उनसे इस ज्ञानवाणी का लाभ लेंगे। तो नाउ हैंड ओवर टू पूर्वा कुलकर्णी जी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुरु आह्वान करके हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पूर्वा जी। जय बाबा स्वामी सभी को। तो गुरु आह्वान से शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सो जय बाबा स्वामी सभी को। मैं पूर्वा कुलकर्णी और आज मैं यहाँ पे आप सबके साथ कुछ स्टोरीज और कुछ कॉन्सेप्ट से मेरी आइडियाज शेयर करने वाली हूँ। सो पहले तो चित्त से रिलेटेड मैंने एक स्टोरी सोची थी, तो वो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। सो देयर वाज दिस मास्टर अकियो एंड his student was named Koji. So now this Koji, the student, he was very talented and very multi-dimensional personality. Like he used to do everything which a normal teenager would do at his age. But the problem was he was not able to concentrate or be firm at one thing. His mind was always juggling between things, different things. Like he was not able to focus on one thing at a time. So he was a bit sad that what is happening exactly, why he is not able to uh, gather all the focus on one task. So he was thinking and searching for a guru or a leader who can guide him to achieve what the success he want. And while searching for the ways, he heard about this guru master Koji. So he went there. Like he went to China. There is a small town there. He went there to see this master Koji. Now, this master heard his problem and he said that, okay, let's leave this here and we'll go for a walk. So, Master Koji take his student for a walk. And while walking through the lake was a frozen lake. So, Master Koji said to him like, okay, I'll give you one task that you try and break this frozen lake. And this student thought that, okay, this is very easy task. Like he was overestimating himself. I can do this thing. So he just picked one pebble out there from the aside the lake and he threw it in the lake. But the frozen lake didn't broke at that time. So now he tried to gather some big stone and boulder and he threw it in front of that lake. But still, the same situation was happening, that the frozen lake was so strong and so built up that it was not able to break. So now the student was in worry, like I am being so smart and so intelligent. Why I am not able to do this simple task, which is so he started questioning and doubting himself, like what should I do? So he again gets an idea. He goes back to the hill and he throws one strong and one of the biggest stone towards the lake. And he thought maybe this time he would be able to break the lake, but still the situation was not the same. So now he goes back to the master and says that I don't know what is exactly happening. I tried numerous ways to break the lake, but I'm not able to. Am I at the fault or what exactly is happening here? So Master Koji gives him the example that your mind and what should I say? Your mind should be strong like this lake. Means he consider that frozen lake as his chitta. Like come what may the external pressure or external things, your mind should not get diverted or distracted by things. Like you should focus. You can see that the lake is not broken because their dynamics are strong, like the intermolecular forces maybe, but it is strong. So that's how your mind should be strong and focused on one thing. Like that's how you can be able to do this. So this is one of the story about chitta. Like you can focus on one thing, come what may be any pressure, external pressure.
So the power of chitta is also an expensive currency. We might think that the expensive currency is maybe the dollars or dirham or any other currency which is money related, but it's not that. Now is the age of chitta. Like those whose chitta is strong, they can they can stand out in different ways, because nowadays we have immense amount of resources present on the internet. Like every student out there must be having all the syllabus, all the websites and all the AI tools which are needed. So how can we stand out differently from others? Because we all share different same resources and everything. So how can we stand out different? By having a powerful chitta. And how we can develop this powerful chitta is through Dhyan Yoga. जय Now, बाबा स्वामी, सॉरी टू sorry. इंटरप्ट, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप हिंदी में ले सकते हैं, इफ इट Oh, पॉसिबल okay. देन। I thought मुझे इंग्लिश में लेना है, इसलिए मैंने मुझे नो नो नो, चलेगा. ओके, यू I'm कैन so यूज sorry. हिंदी एंड इंग्लिश बोथ पैरेलल, नो नो Oh, इश्यू। okay. Sure. I'll do this. ओके, कंटिन्यू। Thank you for noting. Okay. So, सो जो हमारा चित्त है वो हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, या फिर अब अभी हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास सारे स्टूडेंट्स के पास हो, या जो भी कॉलेज या जॉब्स में, उन सबके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, एआई टूल्स अवेलेबल है. तो हम अलग कैसे स्टैंड आउट करेंगे कि हमारे पास और अलग क्या है? तो वो है हमारा चित्त का नियंत्रण या फिर चित्त का पावर. पहले का जो युग था, लाइक जो शिवाजी महाराज हो या वो वाला जो युग था, वो फिजिकल पावर का युग था, जिसके पास ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है उनका युग था. अभी जो मतलब जो जेंजी से पहले का जो टाइम पीरियड है, उनके पास बुद्धि का युग था कि सारे चीजें बुद्धि से, मतलब आचार्य चाणक्य हो या फिर जो भी सोशल रिफॉर्मर्स होके गए हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में और बाहर भी, तो वो लोग अपने बुद्धि से काम करके उन्होंने सारे अच्छे चीजें सोसाइटी में लाए. वैसे अभी का जो युग है, जो मतलब बच्चों के लिए और इवन हम सब के लिए, वो चित्त का युग है. और आपका चित्त स्ट्रांग कैसे हो सकता है, या फिर हम क्या ऐसा काम करें जिससे हमारा चित्त स्ट्रांग हो, वो हम ध्यान योग के थ्रू कर सकते हैं. लाइक प्रैक्टिस करके हम अपना चित्त एक जगह पे स्टेबल कर सकते हैं, और ध्यान से हम अपनी चीजें थोड़ी बहुत आसान कर सकते हैं. सो उसमें ये और एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आता है. एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो हम पहले लास्ट वीक में बात कर चुके हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस. तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो ये है वो कि व्हाट एम आई डूइंग, मतलब जो थॉट्स हम लोग, ऐसे होता है ना जब हम डायरी, मतलब यूजुअली बहुत सारे जो पहले के लोग हैं वो डायरीज वगैरह लिखते थे हर रोज का. मतलब मेरे दादाजी लिखते हैं डायरी, तो उनका रहता है कि आज मैंने दिन भर में ये किया वो किया. सो पीपल नोट डाउन. वैसे हम सबको भी ऐसा करना चाहिए कि हमारे थॉट्स क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आवर माइंड इज ओवर थिंकिंग. लाइक वी दिन भर में बहुत सारे थॉट्स आते हैं. ऐसा कहा जाता है कि 10,000 थॉट्स हम दिन भर में सोच लेते हैं. सो टू पिक द पैटर्न, जैसे हम स्वामी जी भी कहते हैं कि टू पिक द पैटर्न, कि हम क्या निगेटिव सोच रहे हैं, या क्या एक थॉट जो हमें बार बार आता है उसका अध्ययन करते हैं, तो वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन में आता है. अब सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि हम अवेयर हो जाते, लाइक जब हम बहुत टाइम तक, मतलब एक कंसिस्टेंटली जब हम बहुत टाइम के लिए ध्यान करते हैं, तो हमें एक अवेयरनेस आ जाती है कि शायद ये थॉट गलत है, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, कि ये सही है ये गलत. मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के इसमें देती हूँ कि अगर आपके साथ कोई मतलब एक नेगेटिव इंसिडेंस हो गया हो, और ये मतलब एक दो बार ऐसे रिपीटेटिव इंसिडेंट सेम काइंड ऑफ में हुआ हो, तो हम
ऐसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि डोर ए और डोर बी। तो डोर ए में हम बुद्धि से सोचेंगे कि क्या क्या हुआ या कैसे कैसे हुआ और मैंने उस वक्त कैसे डील किया। Let's take the example of a friendship breakup. Like we have been through friendship breakups. तो यूजुअली क्या होता है, दोनों हम लिख सकते हैं कि हमारी क्या गलतियां हुई हैं या हम कहाँ कम पढ़े, कि आगे वाला हमसे क्या, एक हम कहाँ कम पढ़ सकते हैं या क्या हो सकता है, वो हुआ हमारे बुद्धि के स्तर पे हम डोर ए में लिख सकते हैं। और आत्मा के स्तर पे भी हम लोग डोर बी में भी वही की आत्मा के स्तर पे की, जस्ट अ सेकंड, आई हैव written it down. एक ही सेकंड, मुझे वो पॉइंट याद नहीं आ रहा है, 18 मिनट रुपए। सो मे बी इस पॉइंट, ये डोर वाली जो एक्टिविटी है, मे बी मैं इस पे बाद में बात करती हूँ क्योंकि अभी मुझे वो पॉइंट याद नहीं आ रहा है। अगली जो बात है वो है कि इन ईस्टर्न फिलोसॉफी हम लोगों ने देखा है कि सेल्फ अवेयरनेस इज सीन एज पार्ट टू लिबरेशन। उसमें वेदांता में भी वही कहा है हमारे इसमें कि द रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस लीडिंग टू मोक्षा, वो एक ऐसा प्रोसीजर जैसा ही है। और दूसरा है कि बुद्धिज्म में विपासना मेडिटेशन के थ्रू, जैसे कि हमारे जो हमें नॉन अटैचमेंट या डिटैचमेंट के थ्रू सारी चीजों को या लोगों को देखना चाहिए, वो एक है। दूसरा है वेस्टर्न फिलोसॉफी में ये दिया है कि मेंटल प्रोसेस फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, जो लास्ट टाइम जोरी विंडो का एग्जांपल देके था। तो जो ये ध्यान योग जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसॉफी इन दोनों के बीच, मतलब ब्रिज बन के हमें सिखाया जाएगा, या फिर हम सब एक साथ मिलके ये सीखेंगे कि जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो तो ध्यान योग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी। और ये जो है ये रेगुलर मेडिटेशन के थ्रू ही अचीव हो सकता है। जैसे कि अगर हम रेगुलरली मेडिटेट करेंगे तो हमारा जो चित्त है वो स्टेबल होगा। सबसे पहले तो हमारे जो थॉट्स है, जो बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं ना, वो कम होंगे। उसके बाद हमारा, मतलब ये प्रोसेस आई गेस सभी को पता है, पर हमारे थॉट्स कम होंगे तो हमारा चित्त थोड़ा स्टेबल होगा। उसके बाद हमारा माइंड शांत होने के बाद हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखेंगे कि ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा कि हम ये थॉट्स हमें बार बार आते हैं, या फिर इस पे मुझे काम करना है, या फिर ये गलत है, मुझे ये सब्जेक्ट हार्ड लगता है, या फिर इसमें ये वाला सब्जेक्ट जो इजी है उसको मैं शायद इस तरीके से करूंगी या करूंगा तो वो और आसान होगा। मतलब हमारा माइंड हमें गाइड करने लगता है। ये जो हम कंसिस्टेंटली, जैसे हमारे स्नैपचैट पे हम कंसिस्टेंटली स्ट्रीक्स भेजते हैं, वैसे हमारी पर्सनल डेवलपमेंट और मन की शांति के लिए मेडिटेशन अगर हम एज अ स्ट्रीक मेंटेन करेंगे तो फिर ये जो हमें गाइडेंस अंदर से मिलता है वो शुरू हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस से ही होता है। तो वो एक चीज हुई। अभी थॉटलेसनेस और ध्यान में क्या अंतर है? तो जो ये थॉटलेसनेस है, अभी हम देखते हैं कि हम कुछ कुछ लोगों को ड्राइंग करके वो एक फ्लो स्टेट आता है, या फिर थोड़ा वो कम विचार करते हैं, या फिर एकदम उस जोन में चले जाते हैं। कुछ लोगों को मंडला ड्रॉ करके ऐसे वो फ्लो स्टेट में ही आते हैं, वो मंडलास ड्रॉ करते हैं। बहुत सारी जगहों पे वर्कशॉप्स भी लिए जाते हैं ड्राइंग्स के, या फिर कुछ लोगों को सिंगिंग से वो एक फ्लो स्टेट आता है, या फिर जो मतलब एकदम जीरो थॉट्स वाला वो जोन आता है, वो होता है थॉटलेसनेस, जहाँ पे हम एकदम फोकस्ड हो जाते हैं। वो एक है। और मेडिटेशन मतलब ये जो है वो उससे हमारे थॉट्स कम होते हैं, और जब हम एक जगह पे शांत बैठते हैं
तो हमारा जो ये चंचल मन है वो ऐसे बैलेंस हो जाता है। तो वो एक चीज है। अभी अभी हम ऐसे है कि बहुत से लोगों को, मतलब अभी के जनरेशन के बहुत से लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम है। मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत कम बच्चे होंगे या फिर जिन्हें ऐसे पॉडकास्ट वो एक ही सिटिंग में 1 आवर के या 2 आवर के पॉडकास्ट एक ही सिटिंग में देख सकते। वो एक चीज है, क्योंकि चित्त एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पाता। वो एक हुआ। दूसरा फिर बहुत से यूथ जो है वो चैट जीपीटी को एज अ पर्सनल डायरी एंट्री या जो भी उनके मन में जो थॉट्स है वो चैट जीपीटी पे डाल के सर्च करते रहते कि कहाँ मैं गलत हूँ या क्या करूँ, मैं कैसे पढ़ाई अप्रोच करूँ। बहुत सारे मीम्स भी आते हैं कि अम, ये लॉयर कैसे कुछ कुछ लोग फोन से ही नोट्स बना के ये सब। सो ये सब जो चैट जीपीटी का, हाँ, थॉटलेसनेस इज, थैंक यू। सो आनंद आनंद जी ने कहा है कि थॉटलेसनेस इज लाइक अ गेट टू द मेडिटेशन। या सो वही, मतलब चैट जीपीटी का, एआई टूल्स का यूज करके बच्चे अपने मन को हल्का करते हैं। सो जो उनके मन में है या फिर जो चीजें यूज करके ये लोग कर रहे हैं उससे अच्छा है अगर हम साथ में मिलके मेडिटेशन करेंगे या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, या फिर कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा हो तो आप आकाश में थोड़ी देर देख लेना या फिर नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना। सो जो पुराने पुराने मतलब जमाने के लोग हैं, जो उनका नेचर के साथ जो कनेक्शन था वो अभी वापस लाने की जरूरत है। लाइक स्पेंडिंग टाइम इन नेचर या फिर गोइंग ऑन ट्रैक्स वगैरह। तो ये सब चीजें लगती है कि क्या ही जरूरत है, हम घर बैठे बैठे व्लॉग्स देख लेंगे या फिर जो भी है। तो ये हम कर सकते हैं ताकि हमारा मन शांत हो और ये जो बहुत सारे विचार आते हैं वो कम हो जाए। अगली बात ये है कि हमारा हमारा मतलब थॉट प्रोसेस और ये सब हमेशा बदलता रहता है। और स्वामी जी जैसे कहते हैं कि हमें भूतकाल समर्पित कर देना चाहिए। वो मतलब उसके ऊपर भी एक मैंने ये पॉइंट लिखा था, पर वो मैं ट्राई करती हूँ बताने का। सो ये जो हमारे साथ ऐसे पास इंसिडेंट्स हुए रहते हैं, बहुत सारे बच्चों का कभी कभी ऐसा जरा स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड होता है या फिर कभी उनके लव्ड वंस चले जाते हैं तो वो ग्रीव करने के लिए उनके पास कोई रहता नहीं है। मतलब बहुत सी चीजें होती है और घर पे बात करने के लिए भी लोग नहीं रहते हैं। लोनलीनेस बहुत फील होता है या फिर अकेलेपन की आदत नहीं होती है सबको कि कैसे हैंडल करना है लोनलीनेस। और अभी का जो पूरा सिस्टम है न्यूक्लियर हाउस होल्ड और ये सब, उसमें हम अकेले ही बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और यूजुअली लोनलीनेस इज नॉट अ गुड आइडिया। सो जो स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि सामूहिकता में रहो तो आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगी। तो उसका कहीं ना कहीं इधर भी कनेक्शन है कि अगर आपके पास इंसिडेंट्स या जो ग्रीविंग प्रोसेस आपको पता नहीं है कैसे करना है क्या करना है, तो ये ध्यान जो एक मार्ग है उससे आप आपका ये जो पास्ट है वो, मतलब पूरा तो रब नहीं होता पर एटलीस्ट आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए पास्ट को डिलीट करते जाते, उससे आसान होती है चीजें आपको मूव ऑन करके आगे जाने के लिए। ऐसा सब हम कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम मतलब पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स या ये पाप है ये पुण्य है, ये जो ये जो ये जो हम बाइफरगेट करते हैं थॉट्स को, वो वैसे नहीं करना चाहिए। लाइक सारे थॉट्स को हमें ऑब्जर्व ही करना चाहिए। लाइक एज अ ट्रैफिक जो एक एक गाड़ी जा रही है वैसे ही हमें अपने थॉट्स को जाने देना चाहिए। उन्हें ऐसे एनर्जी नहीं देनी है कि क्या है ये थॉट आ रहा है तो उसके बाद ऐसे कनेक्ट करते करते उसी पे 10-15 मिनट विचार करना,
ये नहीं करना है, इसे ही हमें प्रैक्टिस से कम करना है। और ये प्रैक्टिस मतलब ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो चित्त है वो अपने बुरे विचारों पे या फिर कोई भी विचारों पे ज्यादा टाइम नहीं रहता और हम टास्क पे फोकस कर पाते। अभी चित्त का ही अगर एक एग्जांपल दूंगी तो फिर समझो आप एक भीड़ वाली जगह पे हो, लाइक दादर स्टेशन पे या फिर अंधेरी स्टेशन पे जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आपको कैसा लगता है? मतलब बहुत ऐसे चिड़चिड़ होती है, धक्का बुक्की, बहुत सारा बहुत आवाज और मतलब बहुत डिस्टरबेंस, तो आप बहुत ऐसे घबराहट होती है कि एंग्जाइटी होती है कि अरे बहुत गर्दी है, चलो जल्दी घर पहुंचते। एक अंदर से वो टेंशन और ये सब। पर उसी के बदले अगर आप जब नेचर में होते हो, लाइक अगर आप ट्रैक करने जाते हो या फिर किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, तो आपको बहुत शांत, काम और एकदम ऐसे सुकून वाला फीलिंग आता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपके चित्त को एक ऐसे ये मिलता है कि ओके, ये प्लेस अच्छी है, काम डाउन हम कर सकते। चित्त वहां पे एकदम ऐसे नियंत्रण में रहता है। वो एक हुआ। दूसरा दूसरा हम एक एक्टिविटी है जो जो मुझे वीणा मैम ने बताई थी कि समझो हम इमेजिन करते हैं कि हम एक रूम में हैं, हम आंख बंद करके इमेजिन करते हैं कि हम एक रूम में हैं। अब उस रूम में मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ आप सबको कि रूम में जाते से ही पहले हॉल में बड़ा सा टीवी है, फिर बाद में नीचे कैबिनेट है, फिर उसके साइड में लेफ्ट साइड में ऐसे डाइनिंग टेबल है, और फिर धीरे से जब हम चल के अंदर किचन में जाते हैं। पूर्वा जी, हाँ हाँ हाँ, ये जो एक्टिविटी है अब हम सबके साथ करवाओ ना, आंखें बंद करके, तो अच्छा रहेगा कि एक्टिविटी भी हो ओके जाएगी और ओके। अच्छा ओके, आप सब मैं तो वही मतलब क्या, ओके चलेगा। और यही समझो कि आपके सामने ये सब स्टूडेंट ही है, सब स्टूडेंट है, ऐसे लेके आप चलो, अच्छा रहेगा। ओके एक्टिविटी करवाओ आप। हाँ ठीक है, थैंक यू, मैं करवाती हूँ। सॉरी तो मैं फॉर इंटरप्ट। आप सब लोगों के साथ एक एक्टिविटी करना चाहूंगी, तो आप सब लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ओके। अभी हम इमेजिन करेंगे कि हम एक रूम में हैं। तो रूम में जाने के बाद सबसे पहले हॉल है। अब उस हॉल में जैसे टीवी है, उसके नीचे कैबिनेट है, फिर लेफ्ट साइड में ऐसे मंदिर जैसे देवघर कहते हैं वैसा है। फिर हम हॉल से चलते चलते किचन में जाएंगे। तो किचन में एक साइड के ओटा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, और लेफ्ट ही साइड में किचन की एंट्री पे फ्रिज है। तो जब आप फ्रिज ओपन करते हो तो वहां से एक लाइट आती है, इमेजिन करेंगे, और उसके बाद उधर से ठंडी हवा आती है। और फिर आप जब देखते हो तो सामने दूध जैसे हर फ्रिज में होता है वैसे दूध रखा है, फिर फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स रखे, और उस वेजिटेबल में एक एकदम येलो कलर का लेमन, ऐसे 3-4 लेमन्स रखे हुए, ठीक है। अभी उसमें से आप एक लेमन बाहर निकालते हो, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद आप नाइफ लेके उस लेमन को कट करते हो। अब कट करने के बाद आप है ना उस लेमन को ऐसे अपने मुंह तक लाके पूरा ऐसे स्क्विज करके आप वो लेमन को टेस्ट करते हो। अब आपको टेस्ट करके एकदम ऐसे खट्टा वाला फीलिंग आता है। अब आपको ये फीलिंग आया। अब आप अपनी आंखें ओपन कीजिएगा। तो आपको आपको कैसा, लाइक आपको वो एक्सप्रेशन लगी, लाइक आपको कड़वाहट महसूस हुई कि वो खट्टापन वो महसूस हुआ? यही चित्त मुंह का में है, पानी आ लाइक गया। हम्म
तो यही चित्त है, लाइक चित्त गैदर करता है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है चीजें। तो ये जो है मतलब और एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि जैसे हमारे स्विमिंग पूल में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और उधर बस एक नीचे एक काला या क्या कैसे छोटा सा गड्ढा है, लाइक एक फ्लॉ है उसमें। इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। हाँ, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है और बहुत सुंदर है। मतलब यू कैन सी द प्रिटी ब्लू एंड वाइट टाइल्स विच इज वेरी प्रिटी टू लुक एट, बट देर इज वहां पे एक बस ब्लैक कलर का छोटा सा गड्ढा है। तो हम पूरे स्विमिंग पूल में हमेशा ध्यान उधर ही जाता है कि अरे शिट, उधर उधर देखो, उधर एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट है, वो डेंजर है। या फिर यूजुअली जो स्विमर्स होते हैं उनका भी वही होता है कि आंखें उनकी उधर ही जाती है कि उधर है, देखो कुछ तो है। सो ये चित्त हमारा देखता है कि उधर कुछ गलत है या क्या है। वो एक हुआ। दूसरा है कि जिसे हम, तो ये जो स्विमिंग पूल का एग्जांपल दिया वो ब्रोकन टाइल सिंड्रोम या ब्रोकन टाइल थियरी जैसा है कि ध्यान हमेशा वो ब्रोकन टाइल पे ही जाता है कि shit, वहां पे ब्रोकन है कुछ ऐसा है। दूसरा ये है कि अभी एआई का इतना, एआई अवेयरनेस बहुत बच्चों को बहुत है। एक हम सब जितना यूज नहीं करते उतने एआई टूल्स आ गए हैं और काम आसान कर दिए हैं उन्होंने हम सबके। पर उससे ना हमारी अवेयरनेस, लाइक हम खुद से जो डिसीजंस लेना या खुद से जो फीलिंग लेना है कि हम ये कर पाएंगे या फिर दिस इज व्हाट आई वांट, वो जो क्लैरिटी है वो बहुत कम हो गई है। मतलब हम इतने टूल्स पे डिपेंडेंट हो गए कि हम खुद सोचना, लाइक मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि खुद सोचना कि क्या हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारे कोर वैल्यूज है या फिर ये सारे चीजें मेरे कोर वैल्यूज से अलाइंड होती है, ये काफी कम हो गए। तो इसीलिए चित्त को मेंटेन करना या फिर चित्त की सशक्त करने के लिए हमें ध्यान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सो हमें ये ध्यान को बहुत सीरियसली लेना होगा क्योंकि जो भी, मतलब जो ये मेमोरी लॉस हो या फिर जो रील्स का एडिक्शन हो या ये जो हमें टाइम टाइम टू टाइम जो डोपामिन हिट होते रहते हैं रील्स देख के या फिर फोन बार बार पिक करके, सो वो ये डोपामिन हिट्स कम करने के लिए हमें रियल लाइफ डोपामिन ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया या और भी होते हैं। सो ये जो चीजें हैं ये हमें डिजिटल डिवाइस थ्रू नहीं मिलनी चाहिए, हमें रियल लाइफ डोपामिन चेज करनी चाहिए। तो वो डोपामिन क्या हो सकता है कि बाहर घूमने, लाइक मूव योर बॉडी और डू सम फिजिकल एक्टिविटीज जिससे हमें अपना डोपामिन, वो जो डोपामिन हो या एंडोर्फिन्स हो, ये सब रिलीज होगा। ये हम कर सकते हैं कि एक्सरसाइज थ्रू हो या फिर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आता है, टैलेंट बहुत रहता है, या फिर स्पीकिंग हो या जो भी हो, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए फोन से। सो जो वो रील है कि द फोन इज द मेन प्रॉब्लम, दैट्स ट्रू। जो हमारी मम्मा कहती है वो सच है, फोन है द रियल कल्प्रिट। तो उससे बचने के लिए हमें मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है। थैंक यू। एक्चुअली मैं कुछ पॉइंट्स मुझे है पर मेरे पास पिलर्स नहीं है उसे कनेक्ट करने के लिए, सो यहाँ पे ही एंड। थैंक यू। पूर्वा जी, हमको चित्त क्या है बताइए ना। ओ हाँ, चित्त इज, एक सेकेंड रुकिए। चित्त मतलब जो अवेयरनेस कि अभी मैं कहाँ हूँ या फिर प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ या क्या चल रहा है। आसपास बहुत कुछ चलता रहता है पर हमारा ध्यान कहाँ पे है, मेरा फोकस कहाँ पे है, अवेयरनेस की हाँ अभी मैं ये टास्क कर रही हूँ, इसमें ही मेरा ध्यान है, वो है चित्त।
हेलो। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। आपका पूरा हो गया है तो हाँ। ओके, ठीक है। विपुल जी, आप कुछ ऐड करेंगे? जय बाबा स्वामी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज जी आ रही है, विपुल जी, आ रही आपकी है। आवाज आ रही है। विपुल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस सत्र के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत ऐड करना जी चाहूंगा। जी, पहले आप अभी करिए, हमारे पास फिर टाइम। हम बाकी सबको ओपन कर देंगे। ठीक है, जय बाबा ठीक स्वामी। है। जय बाबा स्वामी। पूर्वा जी ने काफी कुछ बताया है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ कि भाई चित्त, हम सब जानते हैं कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार क्या है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे हमारा कंप्यूटर डिवाइसेस रहता है कि भाई उसमें कुछ इनपुट होता है, कुछ प्रोसेस होता है, बाद में कुछ आउटपुट मिलता है। तो सेम वे इसी के जरिए बताना चाहूंगा कि सपोज मान लो कि कोई हमको विचार आया, सपोज किसी के बारे में। तो किसको आया विचार, मतलब क्या, और कहाँ रहता है। आप थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम जानने के ट्राई करेंगे कि मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि वगैरह वगैरह। વિપુલભાઈ શું પ્રશ્ન છે આપનો? વિચારની સપોઝ વિશે? આપણે, हाँ, आपने कई विचार है, मतलब मानो कि कोई खावानी वस्तु, जो खाने की चीज के बारे में हमने सोचा, तो किसने सोचा, मतलब कहाँ से आया ये थॉट, क्या है, किसको आया, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, शरीर। नीता जी बोलिए। हाँ जी। हमारे मन में ये विचार आया कि हमें ये खाना है, तो विचार मन ने किया। यस, बहुत बढ़िया। तो हम मन को समझेंगे कि वो जो थॉट है माइंड में रहता है, माइंड, मन, तो उसे हम के मानो कि सोचा कि हम कोई फ्रूट, फ्रूट के बारे में सोचा, सपोज एप्पल। तो हमें एप्पल का चित्र दिखा, तो वहां गया कौन, चित्र किसने देखा, वो मन ने देखा या किसने देखा। जो एप्पल हमें दिखाई देता है वो, और ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करके वो चीज पिकअप करेगा, स्टोर करेगा, तो वो क्या है। उमा जी बोलिए। जय बाबा स्वामी। हाँ जी। जय बाबा स्वामी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। तो क्या है कि जब हम विचार करते हैं तो हमारा मन विचार करता है, और जो यस दृश्य यस, हमें दिखाता है वो चित है। जैसे वो कि दीदी चित है। ने एक्सरसाइज करवाई कि ड्राइंग यस करने जा यस रहे हैं, फ्रीज डोर ओपन किया, नींबू दिखे, तो नींबू जो यस। दिखाता है, जो दृश्यमान हाँ, कराता है वही चित है। वो वही चित इसलिए है। ऊपर यस। बाद में मानो कि हमने ये जो एक्सपेरिमेंट है उस पे ही आगे बढ़ते हैं कि सपोज हमने लेमन का विचार आया, बाद में जो चित है वो ट्रैवल करके दिया, सब पिक्चर हमने एनालाइज किया, लेमन को कट करके हमने टेस्ट किया, तो अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है। तो उसका जो प्रोसीजर रहता है, प्रोसेस होता है, तो वो कौन करता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। वो मन यस अमी जी। मन मन करता है। मन करता है। और कोई कहना चाहेगा, नीता जी? वो बुद्धि करता है डिवाइड। यस यस। हाँ, ब्रेन तो में जो अपना थॉट करने का जो पार्ट होता है, सेरेब्रम जिसको हम बोलते हैं, जो बेसिकली यस इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हम कोई मतलब डिसीजन लेते हैं या उसके बारे में कुछ भी है, तो बॉडी की भी जो अपनी संरचना है, तो उसमें से जो भी विजन है, तो वो अंदर ही उसका प्रोड्यूस हुआ है, तो मतलब वही डिसीजन लेता है ब्रेन। यस, ब्रेन मीन्स बुद्धि, कि जो एनालाइज करती है, और हमारे लिए हम जिसे अच्छा कहते हैं वो अच्छा है, दूसरे के लिए कोई और भी हो सकता है। तो हम, तो बुद्धि है वो पूरा एनालिसिस करता है, मतलब मन में थॉट आया और चित से हम ट्रैवल किया और वो पिक्चराइज किया, और बाद में एनालिसिस हुआ, तो वो कौन करती है, बुद्धि। तो बाद में आता है उसके बाद में कि सपोज ये अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, तो बाद में आता है वो अहंकार।
तो इस तरीके से हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि, अहंकार, थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में थोड़ा बहुत तो हम थोड़ा घना क्वेश्चन करके भी हम जो पूर्वा जी ने दिखाया था ना कि डोर ए क्या है, डोर बी क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत ऐड करना चाहूंगा कि जैसे पहले उन्होंने बताया था उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि सपोज मान लो कि एक इंसिडेंट हो गया है, जैसे एग्जांपल दिया था कि फ्रेंडशिप ब्रेकअप का। ठीक है, तो मान लो कि वो हो गया, तो बाद में आप सोचो कि आपको क्या फील हुआ, जो भी इंसिडेंट है उसके बारे में आपको क्या फील हुआ ना? बाद में ये वो सोचो कि व्हाई डिड आई फील दिस वे, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, और ये जब हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ, उसमें मेरा रिएक्शन क्या था। ठीक है, एक इंसिडेंट हो गया, मानो कि एक फ्रेंड से ये ब्रेकअप हो गया, बाद में दूसरा सेम केस आता है, तो क्या नेक्स्ट टाइम मेरा रोल वही रहेगा, मेरा रिएक्शन है वो वही रहेगा? और व्हाट शुड दिस टेल मी अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में ये क्या कहना चाहिए? तो हमको ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में पूर्वा जी ने कहा था उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि इस तरीके से हम रियलाइज कर सकते हैं कि एक बार जो घटना घटित हो गई तो उसमें से हमने क्या लेसन लिया, हम क्वेश्चनिंग करें कि मेरा रिएक्शन क्या था, अगर सेम चीज मेरे पास आई तो मेरा रिएक्शन क्या वो सेम रहेगा या फिर उसमें कुछ बदलाव करूंगा? तो वो डीप जाके सेल्फ क्वेश्चनरी जैसे हमने लास्ट में भी देखा था, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। दो बात है उसमें कि एक है कि जो सिचुएशन है, ठीक है, उसमें एक तो सिचुएशन क्या है वो देखना है, जैसे रिलैक्स होके कुछ बायस करे, बुद्धि को बीच में लाए बिना, हु इज वॉचिंग एंड व्हाट इज वॉचिंग, व्हाट इज वॉचिंग। ठीक है, क्या देख रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, जैसे हमने समझा कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, तो हमें क्या मतलब उसमें कुछ घटाते नहीं बढ़ाते नहीं, बुद्धि नहीं लगाते, जैसे आते हैं वैसे ही। तो व्हाट इज वॉचिंग, और उसके डीप में जाएंगे, हु इज वॉचिंग, ये कौन देख रहा है, ये क्या सिर्फ हमारी आंखें ही वो देख रहा है या फिर कोई है जो ये सिचुएशन को पूरा देख रहा है? इस तरीके से हम सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में हम ज्यादा डीप में जा सकते हैं। ठीक है, और बाद में आगे भी हम जोड़ेंगे कि ये जब एनालिसिस हमने किया कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह का, उसके बाद में एक घटना घटी, ये नींबू वाला एग्जाम्पल लिया, तो ये जो घटना हुई तो वो स्टोर हुई। ठीक है, या फिर कोई भी अघटित घटना घटी, जैसे ये ब्रेकअप या कोई भी, तो घटना घटी तो वो स्टोर होती है। कोई बताएगा कहाँ स्टोर होती है वो? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बाद में वो स्टोर हुई हमारे सूक्ष्म में, कहाँ पर स्टोर हुई? क्या सिर्फ माइंड में ही रहता है? कोई भी जवाब दे सकता है। चित्त चित्त में स्टोर होता है। चित्त में। और कोई बताना चाहेगा? हमारे मान लो कि सबकॉन्शियस ओके, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मानो कि पूर्व जन्म में हमने कुछ मान गलतियां लो की थी, कुछ अ, किसी का खून कर दी या फिर कोई भी गलत बात कर दी, तो वो कहाँ स्टोर हो गया? जैसे थोड़ा मान ज्यादा लो डीप जाते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड, कोई भी घटना घटी हुई है, हम्म, जैसे मान लो कोई भी घटना घटी हुई है, तो स्टार्टिंग में वो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसी में रहेगी, मतलब सुपरफिशियली रहेगी, क्योंकि वो ओके, उतनी पुरानी नहीं हुई है। नहीं हुई अब है, बड़ी वो बहुत बढ़िया। घटना घट चुकी है, अब उससे मान लो अब अगर मान आवाज लो नहीं। ऐसा हुआ हाँ, है, आ रही है आवाज? हाँ आ गए आ गए। अब मान लो ऐसा हुआ है कि वो घटना को बीते 1 वीक हो चुका है, बट अगर यस कंटिन्यूअसली फॉर अ वीक वी आर थिंकिंग ऑफ दैट इंसिडेंस ओनली, तो यस धीरे 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 उसका इन्फ्लुएंस अब अंदर बढ़ता जाएगा।
And Yes, after that definitely. also, if I continue it for a 20 years or more than that, तो वो चीज एकदम अंदर घर कर जाएगी, मतलब एट द टाइम ऑफ डेथ बेड ऑल्सो वो माइंड में Yes. रहेगी, और वो इम्प्रेशन नेक्स्ट बर्थ तक भी रह सकती है बाय रिकॉलिंग इट रिपीटेडली, ऐसा मेरा मानना है। यस, बहुत बढ़िया अम्मी जी, बहुत बढ़िया। ये रिपीटेडली वो होती है, और जो फाइनली रहती है वो कहाँ रहेगी? हम जब सूक्ष्म में जाते हैं तो सूक्ष्म में हमारे चक्र जो रहते हैं उसमें रहेगी, तो मतलब वो धीरे धीरे ब्लॉक होते जाते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो सेशन रहेगा तो उसी के ऊपर रहेगा कि ये जो बुद्धि मन चित्त से आगे बढ़ के जो जो जहाँ पर स्टोर हुआ है, तो जिससे रिलेटेड है उस चक्र वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो डीप में हम वहां तक जाते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो है कि पूरे के पूरा ये चक्र का क्या रोल है, अलग अलग चक्र है, तो कौन कौन सी हमारा ऑर्गन कनेक्टेड है, कौन कौन से इमोशन है वो कनेक्टेड है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यस वीणा जी, अभी आप। जय बाबा स्वामी। विपुल जी, अच्छे से आपने हाँ। सम अप किया सेशन को। क्या कोई भी मतलब हम ध्यान लेकर फिर फीडबैक पे जाते हैं? हम यूजुअली 10 मिनट का ध्यान लेते हैं ना, तो हाँ, ध्यान ले सकते हैं फिर अभी, और फिर बाद में ध्यान के बाद में इस सत्र के बारे में और कोई भी कुछ भी अपने थॉट्स ऐड करना चाहता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। हम 10 मिनट का ध्यान करते हैं फिर। ठीक है वीणा जी। आप प्ले करने वाले हैं या कैसे करना है? मेरे पास नहीं है क्लिप, आप ही प्ले कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, जरूर सुनो। मुझे एक बार सिर्फ बताइए कि आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? नहीं दीदी, आवाज तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? ओके, अभी यस, आ गई। हाँ, अभी आ रही है। अगेन बंद हो गई है आवाज। जाएंगे यहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसा हम
मंत्र उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रखते थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। विपुल जी, अभी अगर किसी को कुछ यस बताना है या शेयर करना है तो कर सकते हैं, आप उनको यस, अलाउ अभी कीजिए। नेक्स्ट जो आधा घंटा रहेगा वो ओपन है सबके लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई फीडबैक हो, जो भी कुछ है, उसके लिए आप ओपन है। प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन और सजेशन व्हाटएवर। यस श्रुति जी। डॉक्टर हिरल जी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। आज का जो टॉपिक है इसके लिए कुछ जो पॉइंट्स मेरे माइंड में है कि हम यूज कर सकते हैं क्लासरूम में, वो ही शेयर कर यस रही हूँ। यस कि पहले हम एकदम नॉर्मल एक जो क्लासरूम सिचुएशन होती है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों को ये बोल सकते हैं कि सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि क्लास में कोई जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, टीचर अचानक से उसको खड़ा करती है और पूछती है कि अभी मैंने क्या बताया लास्ट 10 मिनट में, वो मुझे बताओ। तो वो बच्चा बता नहीं पाता है, फिर टीचर उसको यही बोलती कि कहाँ थे तुम, अभी कहाँ थे, मतलब वो तो वही था सामने, बट फिर भी ये क्यों पूछा जाता है कि कहाँ थे, क्योंकि मेंटली वहां नहीं थे, ध्यान वहां नहीं था। तो ये जो चीज है ये ही बेसिकली चित्त है, कि आप फिजिकली कहीं हो लेकिन आपका जो अटेंशन है वो कहीं और है, तो वो चित्त है। और तो जो चीज ट्रैवल करती है, मतलब एक जगह पे इंसान एक जगह पे है पर उसका माइंड कहीं और है या उसका ध्यान कहीं और है, तो दैट ट्रैवलिंग थिंग इज चित्त। ये सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन चित्त का मुझे लगता है। और नेक्स्ट चीज ये है कि अभी उसने उसका चित्त किधर है उस हिसाब से उसको कुछ फील होने वाला है। जैसे अगर उसका चित्त कल आने वाले एग्जाम पे है किसी बच्चे का, तो एग्जाम तो कल है लेकिन उसको आज से स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप हो नहीं वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, फिर भी वो फील हो रहा है क्योंकि आपका चित्त वहां पर है। सेम वे अगर वो कोई पार्टी प्लान कर रहा हो अपने फ्रेंड के लिए, मुझे कल उसको सरप्राइज बर्थडे पार्टी देनी है, तो भी चित्त उसका दूसरी जगह है और फीलिंग एक अलग रहेगी। अगर वो कल हुए किसी झगड़े में उसका चित्त है कि कल इसने ऐसा ऐसा बोल दिया, ये हुआ था, तो एक गुस्से का फीलिंग, एक कोई और फीलिंग रहेगा। So first बहुत point, बढ़िया। that which is going to travel is chitta. Second point, wherever your chitta is traveling, that is how you are going to feel. And जैसा हम रोज रोज फील करेंगे ये हमारे लाइफ की क्वालिटी बनती जाएगी। सो यहाँ से हम उनको ये बता सकते हैं कि चित्त इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका चित्त जहाँ है वैसा आपका फीलिंग रहेगा, वो आपके दिन की और आपकी लाइफ की क्वालिटी बनने वाली है। और फिर उनको पूछ सकते हैं कि आइडियली हमको कैसी क्वालिटी चाहिए लाइफ में, तब बोलेंगे हमें अच्छा रहना है, खुश रहना है, सेटिस्फाइड रहना है, सक्सेसफुल रहना है। तो ये सारी क्वालिटीज अगर हमें हमारी लाइफ में चाहिए तो सबसे पहले ये क्वालिटीज हमारी चित्त में आनी चाहिए। और चित्त में ये क्वालिटीज आने के लिए ध्यान कैसे काम करता है ये उनको बताना पड़ेगा कि चित्त आपका अगर कंट्रोल्ड है, क्या मेरा एग्जाम कल है ना, तो मुझे आज उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो अगर कंट्रोल है मेरा अपने चित्त पे, या जो बात कल हो गई वो हो गई, उससे जो सीखना था सीख लिया, आज नहीं वो सोचना है। तो ये कंट्रोल जब आपका आ जाता है आपके अटेंशन पे, और वो आता है ध्यान से, जब भी एक आपका चित्त कंट्रोल्ड है तो वो सशक्त चित्त हो गया। और सशक्त चित्त आप जहां डालोगे वो आपको सक्सेस लाके देगा, वो आपको एफिशिएंसी बढ़ाएगा, वो सारी जो चीजें आपको चाहिए वो इस मार्ग से मिलने वाली है। उनको जब ये रूट दिखा देंगे तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। ऐसा यस मुझे लग रहा है, इस मेथड से जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत 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 अच्छी तरीके से आपने समझाया। ये आइस ब्रेकर हो सकता है, जब भी हम एंटर हो वहां से स्टार्ट करें और बच्चे डायरेक्टली वो कोरिलेट कर सकते हैं कि तेरा ध्यान किधर है।
वहां से शुरुआत कर सकते हैं और हमारे टॉपिक के जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिरल जी कि आपने अच्छे से बताया और सिंप्लीफाई पूरा हो के बच्चों तक पहुंच सकता है। बहुत बढ़िया। यस योगेश जी। जय वसाबी। जय वसाबी। हमारा जो क्वेश्चन ये है कि ये जो चित्त हम बोलते हैं और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो पहली बात ये कि हम क्योंकि हम स्टूडेंट्स के सामने जाते हैं तो उसको बताना है, तो हम चित्त की बात करें तो वो शायद ऐसा बोलता है कि इसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दोनों एक ही है या अलग है। दूसरा, हम अभी एक रिकॉर्डिंग की बात करते थे, जैसे दीदी ने क्वेश्चन पूछा कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है, तो मैंने ऐसा सुना था कि रिकॉर्डिंग, मान लीजिए हमारा जो माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, और स्वामी जैसे बताते हैं कि हमारी कुंडलिनी जो है उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग रहता है। और दूसरा, मैंने एक बार सदगुरु का मैं एक उसने सब स्टूडेंट डॉक्टर का लिया था सेशन, तो उसमें सदगुरु बोल रहे थे कि आपका बॉडी का एक एक सेल जो है ना वो रिकॉर्ड कर। आप ऐसा बोलते हो कि आपका जो रिकॉर्डिंग है वो खाली ब्रेन में होता है, ऐसा नहीं होता है। बोले आपके पूरे बॉडी के एक एक सेल में रिकॉर्डिंग होता है। तो आपका जो रिकॉर्डिंग एक्चुअली, तो मुझे ये पूछना था कि स्टूडेंट्स को कुछ डिटेल में बताना है, तो एक्चुअली रिकॉर्डिंग के अलग अलग स्तर रहते हैं, मतलब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग होता है, सबकॉन्शियस माइंड में होता है, कुंडलिनी में होता है, या हमारे सेल में होता है। तो उसको मतलब हम कैसे अलग अलग कर, कौन सा इवेंट कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है उसको अच्छे से बताना है, तो हम उसको उसके लिए क्या करें? सही बात। यस योगेश जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि रिकॉर्डिंग कहाँ होती है। काफी जगह होती है, तो कोई चाहेगा इसका आंसर देना? मैं दे सकती हूँ जी। यस 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 अमित जी बताइए। हाँ, जैसे अभी जो सेल लेवल पे बात हुई ना कि सेल भी रिकॉर्डिंग करता है, तो एक्चुअली क्या है ना, ये हमारा जो जल तत्व है उसके साथ इसका रिलेशन है, क्योंकि हमारे सेल में 70 to 90% वाटर ही रहता है, और इन सभी तत्वों में से सबसे ज्यादा सेंसिटिव वाटर ही है इन सभी एलिमेंट्स में से। तो बेसिकली वो उसे एब्जॉर्ब करता है, एक ये प्रोसेस है। और हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है जो कि मैक्सिमम वाटर से बना हुआ है, वो उसे एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद उसी की इफेक्ट हमारे जीन्स के ऊपर आती है, जो हमारा डीएनए है उस पे, मतलब सेल्यूलर लेवल पे अगर बच्चा सवाल करता है ना, तो एकदम उसको साइंटिफिक वे में हमें समझाना पड़ेगा फिर कि हमारा डीएनए पे उसकी इफेक्ट रहेगी, क्योंकि जो भी सारी नरिशमेंट है या जो भी हम सोचते हैं करते हैं, कोई भी एक्टिविटी हमारी जो है वो हमारे डीएनए के थ्रू होती है। हमारे ब्रेन सेल्स भी इनफैक्ट उसी के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं, और वो हमारा जेनेटिक्स है। और उसी लिए इतना अगर हम बात करें ना, जैसे मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, तो उसमें भी ये जो रेसेस का डिफरेंस है वो उसके डीएनए के वजह से है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं तो वेस्ट बंगाल, जैसे हम कोलकाता की बात करें, तो उसका आर्ट क्यों इतना फेमस है, वो जेनेटिकली उसकी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, ऐसा है। तो वैसे इसका जो रिकॉर्डिंग है वो सेल इस तरह से कर पाता है कि वो डीएनए को मॉडिफाई कर सकता है। सेकेंड बात सदगुरु जी ने ही कही, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा भी एक कहा हुआ है कि जितना आप ध्यान करते हो आपका डीएनए मॉडिफाई हो जाता है। हम बोलते हैं हमारे अंदर बदलाव आया, हमारे अंदर बदलाव मतलब बॉडी के लेवल पे पहले बदलाव आया ही हुआ है, ऐसा। तभी सबसे पहले फिजिकल लेवल पे हमें मेडिटेशन के बाद चेंज लगता है, फिर हमें मेंटल लेवल पे चेंजेस लगते हैं, और उसके बाद जो हमारे कर्म है उसमें हमें चेंजेस लगते हैं। तो फिजिकल लेवल पे चेंजेस का मेन रीजन ये है बिकॉज डीएनए कैन बी मॉडिफाइड बाय मेडिटेशन। तो चित्त की अगर हम बात करें या जो मेमोरीज है उनकी बात करें, तो डेफिनेटली ये हमारे हर एक सेल में होती है। इनफैक्ट इसके रिलेटेड हमारा इम्यूनिटी भी वर्क करता है कि हम अगर एक बार चिकन पॉक्स से बीमार हो जाते हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं होते हैं। तो उसमें भी हमारे बॉडी में ऐसे मेमोरी सेल्स है जो हमें नहीं बीमार होते देते, जो वैक्सीन का एक्चुअली कंसेप्ट है उस पे बेस्ड है। तो एवरीथिंग इज एक्चुअली स्टोर्ड इन आवर सेल, और बाद में वो एकदम हायर लेवल पे होके हमारा फिर ब्रेन उसे एक्सप्रेस करता है। तो जो भी हम रिस्पॉन्स देते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा, उसको कुछ रिस्पॉन्सेस इनवॉलेंट्री आते हैं, जैसे रोना है या ऐसा, उसे हमें नहीं सिखाना पड़ता।
तो वो बेसिक वो सेल का मेमोरी है, बट कुछ चीजें वो अडेप्ट करता है, आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है, जिसकी इफेक्ट बाद में ब्रेन उसे लेता है और मेमोरी के तौर पे फिर उसको स्टोर करता है। तो हर एक चीज में स्टोरेज तो रहेगा, बट हर एक स्टिम्युलस के सामने रिस्पॉन्स नहीं देगी। इट डिपेंड्स कौन सा स्टिम्युलस आया है, उस हिसाब से या तो सेल्यूलर लेवल पे या तो ब्रेन के लेवल पे रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ऐसा है। बहुत बढ़िया, ओके पूरा साइंटिफिकली आपने समझा दिया कि किस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। जैसे सर यस यस सॉरी टू इंटरप्ट, मगर उन्होंने अमी दीदी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। मैंने थोड़ी देर मतलब साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, डॉक्टर प्रदीप, वो केमिकल इंजीनियर है अमेरिका में, उसने रिसर्च किया था कि उसने एक ग्रुप लिया और उसने करीब करीब 20 साल तक उसके ऊपर रिसर्च किया था कि ध्यान का इफेक्ट क्या आता है बॉडी पे। तो उसने उसमें लिखा था वो आर्टिकल में कि वो वैसे तो आप डीएनए में कुछ कर नहीं सकते, मगर ध्यान से डीएनए बदलता है और इसलिए आदमी का पूरा कैरेक्टर बदलता है। तो उसमें वो रिपोर्ट में उसने मेंशन किया, जैसे अभी दीदी ने मेंशन किया ना वो। और सर एक ही आंतरिक बदलाव आता है, सही। हाँ, और दूसरा एक ही पूछना था, ये सबकॉन्शियस माइंड और चित्त एक ही है या अलग है? वो बस यही क्वेश्चन है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड और चित्त एक है या अलग? यस, इसका आंसर कोई देना चाहेगा? सबकॉन्शियस माइंड और चित्त। एक्चुअली ना अलग अलग वर्जन्स अलग अलग बताते हैं। वेस्टर्न इसमें चित्त को सबकॉन्शियस माइंड ही बोलते हैं। इंडियन फिलोसफी या ईस्टर्न फिलोसफी में चित्त तो और भी अलग उसके डायमेंशंस होते हैं, सिर्फ माइंड का पार्ट नहीं है। हमारे इसमें काफ़ी सारे भेद हैं इसके अंतर्गत, इसीलिए ये मतलब यहाँ पे हम लोग कोर्स में ना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि फिर क्या है कि हम बच्चों को इतना ही बताएंगे कि कॉन्शियसनेस है, मतलब हम कोई चीज़ अगर हमने एक चीज़ देखी या कोई भी इंद्रियों के इससे हम लोग जो महसूस करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हम कोई चीज़ देखें। यानी अभी जैसे लेमन का जो एग्जाम्पल पूर्वा जी ने दिया, तो वहाँ पे जो टेस्ट था वो टेस्ट भी एक इंफॉर्मेशन गैदर हुआ ना, तो वो भी एक कॉन्शियसनेस ने इंफॉर्मेशन गैदर किया। कॉन्शियसनेस जो है वो इंफॉर्मेशन देखकर मतलब वो दिखाता भी है, या स्मेल भी हमको कभी कभी हमको अब अगर मैंने बिरयानी बोली तो बिरयानी का स्मेल हमको याद आ सकता है, और वो याद आता है मतलब वो भी हम लोग इंफॉर्मेशन, वो कॉन्शियसनेस ने गैदर किया हुआ इंफॉर्मेशन है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो अलग अलग तरीके से हमको इंफॉर्मेशन गैदर करता है, लेकिन उसको खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो कहाँ पे जाए और क्या इंफॉर्मेशन गैदर करे, इसका उसको खुद को कोई कंट्रोल नहीं होता। उसका कंट्रोल जो होता है वो माइंड देता है। तो एक्चुअली माइंड भी है ना, वो एक थिंग नहीं है, वो भी एक एक्शन है। यानी अभी विपुल जी ने जो बताया एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस का, जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो माइंड है, वो भेजता है चीज़ों को यहाँ वहाँ वहाँ, और चित्त को भेजता है और चित्त उसको गैदर करता है। चित्त एक प्रकार से एनर्जी है, तो वो यहाँ वहाँ से सब गैदर करता है और वो लाता है, और फिर उसको जो मीनिंग बनाने का काम है कि ये जो इंफॉर्मेशन लाया, ये इंफॉर्मेशन को मीनिंग देने का काम जो है वो बुद्धि करता है। और अब ये जो मीनिंग है, ये मीनिंग मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं उसके साथ कोरिलेट करना जो है वो अहंकार करता है। अब हम यूजुअली क्या है कि जो माइंड है उसके ऊपर उसने एक इंफॉर्मेशन लिया। अब ये इंफॉर्मेशन अभी हम एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल से देखते हैं कि बचपन से, जैसे अम्मी जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मी जी ने हमको बताया कि बचपन से बच्चों के ऊपर कुछ न कुछ उनके साथ जो कुछ घटित होता है, तो वो उसके अंदर उनके भीतर वो बैठ जाता है। अब जो स्वामी जी बताते हैं ना चित्त वृत्ति निरोध, यानी क्या
कि जो चित्त है वो गया और उसने एब्जॉर्ब किया। अब वो एब्जॉर्ब जो हुआ वो चीज़ को मीनिंग दिया बुद्धि ने, और वो मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए ये भी कैटेगराइजेशन हो गया अहंकार में। अब क्या होता है, ये एक प्रकार से फ्लक्चुएशन क्रिएट हो गया। अब अगर इसमें कुछ अच्छा हुआ तो भी वो स्टोर करता है, और अगर बुरा हुआ तो भी वो स्टोर करता है। अब अगर ये बुरा हुआ और वो जो बुरा हुआ उसका असर अगर तभी रिजॉल्व नहीं हुआ वो चीज़, यानी अगर समझो बच्चे ने जाकर के कुछ गलत किया और उसको उस बात के ऊपर से डांटा गया। अब ये जो डांटने का प्रोसेस हुआ उसका उसके ऊपर कुछ असर हो गया, नेगेटिव असर हो गया, उसको वो अच्छा नहीं लगा। अब ये चीज़ अगर उस मौके पे रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर वो एक प्रकार से उसके अंदर एक कंडीशनिंग बन जाती है, अच्छा मैंने अगर ये चीज़ किया तो मुझे डांट पड़ेगी, और जो तरीके से मुझे डांटा गया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मुझे बार-बार ये फीलिंग में से जाना नहीं है तो मुझे ये फिर से नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार का कंडीशनिंग होते जाता है। तो इस तरीके से ये जो कंडीशनिंग होती है इसको हम संस्कार बोलते हैं। तो संस्कार जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, यानी जैसे अम्मी जी ने बोला ना, रिपीटेडली वो चीज़ होने की वजह से वो हमारे अंदर इनग्रेन होता है, यानी ये संस्कार है। और स्वामी जी जो बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध, यानी ये जो वृत्तियां हो रही हैं वो वहां के वहां ध्यान क्या करता है, ध्यान के अंदर हम रिफ्लेक्ट होते हैं उस चीज के ऊपर, हमारे अंदर अवेयरनेस आती है कि हमको ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो वहां के वहां उसका रिजोल्यूशन होना चालू हो जाता है। और अगर ये चीजें वहां के वहां रिजॉल्व होती हैं तो अगली बार मेरा माइंड उस पास्ट एक्सपीरियंस पे जाके उसके साथ कोरिलेट नहीं करेगा। यानी बहुत बार हम देखते हैं ना कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो पहले के एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं। हम लोग हर चीज को पास्ट के साथ कोरिलेट करते हैं। तो स्वामी जी जब हमको बोलते हैं ना कि तुम तुम्हारा भूतकाल मुझे दे दो, यानी क्या कि हम लोग वो जो वृत्तियां हुई हैं और उन वृत्तियों के वजह से हमारे ऊपर जो कुछ भी कंडीशनिंग हुआ है हम वो सब स्वामी जी को सरेंडर कर रहे हैं। यानी इसके आगे मेरे जो भी डिसीजंस होंगे वो मेरे पास्ट के कोई भी एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं होगा, वो पूरी तरह से न्यूट्रल होगा और वो नई तरीके से एक डिसीजन होगा। तो इस तरीके से हमारा भविष्यकाल कैसे, स्वामी जी बोलते हैं ना मैं तुमको स्वर्णिम भविष्यकाल दूंगा, तो वो स्वर्णिम भविष्यकाल क्यों होता है, क्योंकि वो कहीं भी हमारे भूतकाल से कोरिलेट किया हुआ डिसीजन हम लोग नहीं लेते हैं। पूरी तरह से नया पॉसिबिलिटी को हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और इसीलिए हमारा भविष्य एकदम नया सिरे से तय होता है। तो ये एक्चुअली जो स्वामी जी बोलते हैं ना उसका पीछे का ये रहता है कि हमारा जो भी अंदर कंडीशनिंग बचपन से हुआ रहता है वो सब क्लियर हो जाता है, और वो सिर्फ स्वामी जी हमारे पूरे ये जन्म का पूरा क्लियरेंस कर देते हैं। अब क्या होता है कि पूरा ये जन्म का तो क्लियरेंस हो जाता है, लेकिन हमारे पूर्व जन्म का क्या, हमारे पूर्व जन्म में भी हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार संक्रमित हुए हैं ना। और जैसे राइटली योगेश भाई ने बोला कि हमारी कुंडलिनी में वो बैठे हुए रहते हैं हमारे और स्वामी जी बोलते हैं ना हम वो 3 चीजों को लेकर ही तो आगे जाते हैं हर एक जन्म में। तो वो सारे जो संस्कार होते हैं वो भी धीरे धीरे ध्यान में हमको अवेयरनेस आता है। बहुत सारे साधकों को ध्यान में ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि उनको पूर्व जन्म की कुछ बातें दिखाई देती हैं, या कुछ चीजें याद आती हैं, या कुछ अपने बारे में ही अपने पैटर्न समझ में आते हैं। तो ये सब जो कुछ भी घटित होता है ना, ये सब वही होता है कि हमको पूर्व जन्म की जो हमारे संस्कार हैं वो सारे रिजॉल्व होते जाते हैं। तो जैसे बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रेगुलर करें, नियमित करें, और ध्यान रेगुलर होते होते
पहले हमको रिफ्लेक्शन होता है, यानी स्वामी जी बोलते हैं कि हमको हमारे थॉट्स दिखाई देते हैं, थॉट्स के अंदर के पैटर्न्स दिखाई देते हैं। स्वामी जी बोलते हैं ना कि पहले तो बहुत सारे थॉट्स दिखते हैं, फिर धीरे 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 हमको समझ में आता है कि एक पहले थॉट और दूसरे थॉट के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, वो आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। फिर हमको धीरे धीरे स्वामी जी बोलते हैं कि एक ही थॉट बच जाता है, सिर्फ एक थॉट रहता है, बाकी सारे थॉट्स बंद हो जाते हैं। तो वो जो थॉट होता है ना, वो हमारा सबसे पावरफुल जो हमारा इम्प्रिंट रहता है ना, वो थॉट रहता है जो बच जाता है आखिर में बहुत साल के ध्यान के बाद। और फिर लास्ट में वो आखिरी थॉट भी गिर जाता है, और तब हम लोग जो एकदम पूरी तरह से सारे थॉट्स निकल गए वो वाली अवस्था में जो जाते हैं, वो समाधि अवस्था होती है। और वो हम लोग गुरुदेव के सानिध्य में बहुत बार जो हमको डीप ध्यान लगता है ना, तब हम एक्चुअली उस समाधि अवस्था में जाते हैं। स्वामी जी हमको उस अवस्था में लेके जाते हैं। और ये जो होता है, तो जो ध्यान है, थॉटलेसनेस नहीं है जो स्वामी जी बताते हैं ना, तो थॉटलेसनेस के आगे है। यानी स्वामी जी बोलते हैं थॉटलेसनेस में से आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं। तो ध्यान जो है ना, थॉटलेसनेस के आगे है, यानी सारे थॉट्स गिर गए, लेकिन हम जागरूक हैं, हमको पता है हम कहाँ पे हैं, हमको पता है क्या घटित हो रहा है, लेकिन हम किसी भी चीज में उलझते नहीं है। यानी हमारा चित्त कहीं भी जाता नहीं है और किसी भी चीज को उठाकर लेकर नहीं आता। तो हमारा चित्त जो है ना, पूरी तरह से कंट्रोल में, वो कहीं भी जाता नहीं है, उसको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये ध्यान की अवस्था है। ये ध्यान में बहुत बढ़िया वीणा जी, रहते हैं। पूरा डीप मीनिंग आपने समझाया स्टेप बाय स्टेप, बहुत बढ़िया। हमारे साथ नीलांजलि भी है, वो भी कुछ कहना चाहती है। यस नीलांजलि। जय बाबा स्वामी, मुझे सिर्फ एक पूछना है। जो शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल हम देते हैं, तो शिवाजी महाराज अष्टावधानी थे ऐसा बोलते थे। मतलब एक ही टाइम में वो 8 लोगों के साथ बातचीत करके मतलब सलाह दे सकते थे, ऐसा सुना है। तो ये अष्टावधानी होना एंड मल्टीटास्किंग, मतलब वो मुझे थोड़ा सा कि अष्टावधानी थे करके हम उनको रिस्पेक्ट करके हम उनके जैसा नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अष्टावधानी होना अच्छा है, सहस्त्रावधानी भी होते हैं कुछ लोग, क्वेश्चन तो अच्छा वो है। क्या है और फिर हमें एक ही जगह फोकस करना वो क्या है? बट Yes, स्वामी मीना जी जी। है ना, उनका चित्त इतना पावरफुल है। स्वामी जी हाँ। एक ही समय पे प्रवचन भी देते हैं और डिलीवरी भी लेते हैं। तो उस अवस्था तक हमें पहुंचना है, बाद में ये सब हो सकता है। अच्छा अच्छा, और श्रुति जी। मतलब वो एक स्टेज है, एक स्टेज है वो, ऐसा बोल सकते हैं हम स्टेज ही है। लोग। ओके, थैंक यू। मल्टीटास्किंग बाद में हो सकती है। यस श्रुति जी। हाँ, जय बाबा स्वामी। बाबा गुरुदेव की एक जो था गुरुदेव के प्रवचन में, तो स्टूडेंट्स से बात करते वक्त हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो ऐसा बता सकते हैं कि चित्त आप जहाँ पे भी डालो वो खाद जैसा है। आप अच्छी जगह पे डालोगे तो अच्छा ग्रहण करेगा, बुरी जगह पे डालोगे तो बुरा ग्रहण करेगा। तो हम स्टूडेंट्स को उनके हिसाब से कि जैसे आपका अटेंशन है वो आप कैसे संभाल सकते हो, कि जैसे अभी उनका जो ग्रुप रहता है तो मस्ती मजाक या जो भी है, अच्छे टॉपिक्स बुरे टॉपिक्स जो भी है, तो वो चलते रहते हैं। तो आपको वहाँ उसमें कितना इन्वॉल्व होना है वो आप आपका खुद का 1-2 दिन चाहिए तो आप चेक करके देख सकते हो कि अगर आप बार बार कुछ नेगेटिव थॉट्स या कुछ नेगेटिव डिस्कशन इसमें आप ज्यादा फोकस करते हो, तो आपको बाद में ध्यान में आता है कि वही बातें अपने को याद आती है दिन में। ये नेचुरल है, मुझे लगता है हम सबने बहुत ये एक्सपीरियंस किया होगा। कुछ हम अच्छा प्रोग्राम देखते हैं या कुछ अच्छी मूवी देखते हैं, तो बाद में हमको वो याद आता है जो भी है उसका आउटकम, तो वो एक बता सकते हैं। और गुरु माँ के प्रवचन में भी था कि सुबह उठने के बाद
आपके जो 2 घंटे रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो जितना हो सके आपके चित्त को वो 2 घंटे में संभालिए। जैसे माने अभी हम समाज में रहते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते कि सामने से कुछ अच्छी या बुरी ऐसा हम डिफरेंशिएट तो हरदम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सके कि कुछ अच्छा सुने या कुछ खुद के लिए किस जो भी पर्सन टू पर्सन जिसको जो अच्छा लगता है कि कुछ मॉर्निंग वॉक करना है या ध्यान करना है या कुछ सुबह भजन सुनना है या कुछ जो भी कोई प्लेइंग म्यूजिकल चित्त को इंस्ट्रूमेंट संभालना करना है। है। हाँ, तो चित्त को संभालना है। तो गुरु माँ ने ये बहुत उस पे ये बात पे ज्यादा फोकस किया था कि ये जो 2 घंटे है ना, अपने चित्त को आप संभालिए और आप चाहिए तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि वो पूरा दिन वो आपको ये हेल्प करती है, ये चीज चित्त को संभालना। ये जो 2 घंटे है जो आप ले लेते हो ना इसमें अच्छी बातें, तो वो आपको काम में आ जाता है पूरा दिन के लिए। और तो ये ऐसे एक बता सकते हैं। और जैसे चित्त आपने अच्छी जगह पे डाला तो आपको उसमें से क्या मिलता है, कुछ मोटिवेशन। किसी से आप डिस्कस कर रहे हो तो आपको किसी ने कहाँ पे कुछ इनिशिएट किया, कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है कि अरे हाँ, इसने ये किया तो मुझे ऐसा करके देखना चाहिए। और वही हम चित्त अगर बुरी बातों में, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पूरा दिन हम वो न्यूज सुनते रहेंगे तो वही बातें अपने दिमाग में चलती रहेगी। तो ये ऐसे सिंपल तरीके से हम स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। बहुत यस जय यस बाबा बहुत स्वामी। बढ़िया। जय जय बाबा बाबा। स्वामी। यस आनंद जी वेट कर रहे हैं। यस आनंद जी बताइए। आनंद जी और निकेता जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। यस आनंद जी प्लीज। हाँ, हमारा जो जय था बाबा स्वामी। concept- हाँ, जय बाबा स्वामी। हमारा जो टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान योग, तो उसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमने सुना भी है कि ध्यान या ना मतलब वर्तमान में रहना। और वर्तमान में रहते हैं तो हमें ऐसे थॉट्स हमारे क्या है वो हमें धीरे धीरे पता चलते हैं। रही बात मन और चित्त की, तो मन ऐसा हम स्टूडेंट को कुछ ऐसे प्रयोग द्वारा के कह सकते हैं कि जैसे आपको आइसक्रीम खाने को मिली, आप खुश हुए, खुश हुए और नहीं खाने को मिली तो आप दुखी हुए। तो मन है वो सुख और दुख के साथ कनेक्टेड है, जबकि चित्त है वो सुख और दुख से परे है। तो वो जैसे हम स्टूडेंट को भी अनुभव आया होगा अपने जीवन में कि कभी कभी हम सुख और दुख कोई कुछ फील नहीं होता है, कुछ क्षण ऐसी हमारी लाइफ में आती है। और इसलिए तो वो चित्त के बारे में गुरुजी ने बोला है कि चित्त है वो परमात्मा की शक्ति है। और तो परमात्मा तो ऐसे सुखी दुखी नहीं रहते हैं, ऐसे वो मॉडरेट ही रहते हैं एकदम। तो वो एक हम कह सकते हैं कि वो अगर नियमित ध्यान करते हैं तो आपको एडिक्शन है या फिर आपको याद नहीं रहता, आपका विचार शून्यता नहीं मिलती है आपको, तो नियमित ध्यान करने से आपको मन और चित्त का डिफरेंट पता चलेगा। और धीरे धीरे वो एकाग्रता, कंसंट्रेशन, या तो कोई सोशली आपको प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन अंदर से मिलेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ऐसा। पर रेगुलरिटी जरूरी है, बस यही कहना था। बाकी दोनों पूरा सेशन मुझे स्टूडेंट के लिए पूरा एकदम सिंप्लीफाई रखना। बहुत बढ़िया बताया आनंद जी आपने। अभी टाइम की कमी है इसलिए हम एक निकिता जी आप बताइए लास्ट में। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। अभी बात हो रही थी तो स्वामी जी ने एक सेंटेंस यानी एक बात बताई है कि चित्त मनुष्य शरीर की एक अदृश्य इंद्रिय है। जैसे हम जानते हैं 5 इंद्रियों के बारे में तो हम सारे जानते हैं, यहाँ पे अदृश्य इंद्रिय यानी कि एक सिक्स सेंस की बात कर सकते हैं कि जो चित्त है जो कभी दिखता नहीं, और स्वामी जी कहते हैं कि उसको देखा भी नहीं जा सकता, वो बहुत सूक्ष्म में होता है। तो ये चित्त है तो सही, पर हम उसके बारे में जानते नहीं। जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो हमें चित्त के बारे में पता चलता है। और दूसरी एक बात स्वामी जी ने कही है कि चित्त को सदैव खाली रखना चाहिए। वर्तमान भूतकाल की अच्छी घटना हो या बुरी घटना, चित्त का नाश होता है। तो इसमें कहने का तात्पर्य मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी घटना से हम वर्तमान में
खुश तो होते हैं पर वो चित्त को नष्ट जरूर करता है। और बुरी घटना जो हमने चित्त में भर के रखी है वो एकदम से जख्म के जैसे काम करती है। अगर कोई जख्म शरीर पे हो गया और उसको हम बार बार कुरेदते हैं तो फिर से वो हरा हो जाता है। वैसे ही ये बुरी घटनाएं हमारे जख्मों को ताजा करती है। वो हमें दुख तभी पहुंचा था पर आज भी वही दुख हमें फिर से होने लगता है। तो ये बार बार वो चीजों को याद नहीं करना है। यानी चित्त इतना सूक्ष्म है कि हम उसे अगर जानना चाहें तो पहले हमारी आत्मा की जो अनुभूति है वो चित्त शुद्धि से ही हो सकती है। ऐसा मेरे समझ में आया है। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि काफी इंटरेस्टिंग रहा, काफी इंटरेक्टिव रहा हमारा लास्ट आधा घंटा। तो उसके लिए सभी का हृदय से धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद करेंगे पूर्वा जी जो हमारे स्पीकर है। उन्होंने स्टोरी से स्टार्ट किया, खोजी और एग्जाम्पल देके, वो अच्छा था, प्रयास अच्छा था और भी बेटर हो सकता है। और जैसे सजेशन आया कि भाई स्वामी जी का नाम हम स्टूडेंट के सामने नहीं ले सकते डायरेक्टली, तो वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम इंटरेक्टिव हैं, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो 3 लोगों से आंसर लो, टाइम नहीं है तो 1 से लो। तो इस तरीके से हम टाइम एडजस्ट करते हैं और पूरा 1 घंटे का हमारा जो सेशन है वो संभाल के हमें रखना है कि हमें 1 घंटे के अंदर पूरा करना है। तो अगर स्पेयर रहता है टाइम तो क्वेश्चन आंसर ज्यादा कर सकते, तो हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, दूसरे के व्यूज भी हम जान सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये अच्छा था, प्रयास भी काफी बहुत अच्छा था। और सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट है पूरे 1.5 घंटे अच्छी तरीके से बैठते, समझते हैं और इंटरेक्ट करते, उसके लिए उसका भी विनय जी का भी धन्यवाद। और सबसे लास्ट में स्वामी जी और गुरु माँ का धन्यवाद। उसकी प्रेजेंस हर हमारे सेशन में रहती है और वो हम ध्यान के माध्यम से हमको पता चलता है कि है, तो उसका भी खूब खूब आभार। और अब नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो 21 दिसंबर संडे है, तो उस दिन वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। हाँ, 21 संडे है, वहां पर वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। तो हम सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी मेडिटेशन में हम एक्टिव रहेंगे। तो संडे की जगह हम सैटरडे को सेम टाइम पर 4 से 5:30 तक लेने वाले हैं। तो सैटरडे को हमें ज्वाइन होना है। और जो नेक्स्ट अगली कड़ी हमारी जो है वो है चक्र, और अगला सेशन है अमी जी लेने वाली है। तो आप सबसे अनुरोध है सैटरडे को 4 बजे हम सब ज्वाइन होंगे। अभी हम इस सेशन को एंड करते हैं शांति पाठ के साथ। तो ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति तापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर। खूब खूब धन्यवाद पूर्वा जी, वीणा जी, सभी पार्टिसिपेंट, स्वामी जी एंड जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।